वो हम लोग बैलेंसिंग देख लिए थे कि देखो जैसे इस टॉपिक में यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, इसकी ट्रूइंग चेक किए थे कि सही है या नहीं, उसका साइज सही है कि नहीं। इसके बाद हम लोग बैलेंसिंग चेक किए थे। जब व्हील को मतलब इस व्हील को हम जैसे ही माउंट करते हैं, इस व्हील को जैसे ही हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो इसमें ये चेक करना पड़ता है कि कहीं उसमें बैलेंसिंग में जैसे डिसबैलेंस तो नहीं है। मैंने दो टाइप्स के डायग्राम बनाया था कि ये आपका जो बेस व्हील है, ये बेस व्हील एक तो मूवमेंट इस तरीके से ले लें, यानी हल्का इस दिशा में मूवमेंट ले, और या फिर हल्का इस दिशा में, तो ये डिसबैलेंस कहलाएगा कि अब बैलेंस नहीं ले रहा है। मतलब हल्का हल्का इस टाइप से वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं उसमें, कुछ इस दिशा में कुछ इस दिशा में। तो जब वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं तो डिसबैलेंस है। इस डिसबैलेंस को क्लियर करने के लिए हम इसमें बैलेंसिंग चेक करते हैं। ट्रूइंग हो जाता है। ट्रूइंग चेक करने का मतलब है कि आप ये चेक कर रहे हैं कि व्हील सही शेप में है कि नहीं, सही साइज है कि नहीं, और उसका सेंटर सही जगह है कि नहीं। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, ये जो व्हील था, इस व्हील में आपको यहाँ सेंटर प्रोवाइड किया गया, जैसे ये आपके सेंटर आ गया। तो क्या होता है कि जो सेंटर का जो होल है व्हील में, जिस जगह हम शाफ्ट को माउंट करेंगे और यहाँ पर हम लॉकिंग करेंगे नट और फ्लेजिंग के थ्रू, तो कुछ कुछ जो वर्ड्स है ना, इनको लिख भी लिया करो, क्योंकि कुछ भूल जाते हैं तो हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, कौन सी चीजें यूज कर रहे हैं। तो फ्लेजिंग क्या है, एक प्रकार की कपलिंग है, और ये क्या काम करता है, व्हील को सपोर्ट देने का काम करता है, व्हील का वाइब्रेशन डैम्पर का भी काम करता है। मतलब वाइब्रेशन जो हो रहा है व्हील का, तो उसको एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। ये हो गया आपका फ्लेजिंग। स्लेजिंग नहीं, स्लेजिंग मतलब गालियां देना होता है, और फ्लेजिंग। इसके बाद हम लोग, ये चीज हो गया था। इसके बाद व्हील की लोडिंग और अनलोडिंग। लोडिंग और अनलोडिंग का मतलब ये है कि देखो व्हील के, कहाँ गया, हाँ, ये जो पोर्शन है व्हील का फेस कहलाता है, ये एक और ये दूसरा। मतलब हमें टोटल वर्क जो है हम इन्हीं दोनों फेस पर करते हैं, तो इन इस पोर्शन को व्हील का फेस कहा जाता है। अब क्या होता है, ये फेस हल्का यहाँ तक होता है, क्योंकि हमें जो कटिंग एरिया है, अंदर जो एरिया मशीन की साइड है, मान लो इस एरिया में आपकी लोडिंग मोटर है, इन्हें रोटेटिंग मोटर है, रिवॉल्विंग जो मूवमेंट देती है। तो जिस साइड हमने रिवॉल्विंग मोटर दी है, तो अगर व्हील के इस पोर्शन को एब्रेसिव मटेरियल अगर कमजोर भी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। बट इस एरिया में जो हमारा फेस एरिया होगा, इस फेस एरिया में और ये प्लेन एरिया में, इनमें सबसे ज्यादा एब्रेसिव मटेरियल क्लियर रहना चाहिए। और एब्रेसिव मटेरियल मटेरियल की एब्रेसिवनेस मतलब उसकी छीलन क्षमता, ये भी अच्छी रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब भी लोडिंग करेंगे, तो जिस भाग की छीलन क्षमता या एब्रेसिव मटेरियल्स की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी दिखाई दे, उस भाग को हम फेस के ओर, मतलब उस भाग को सामने की ओर, फेस क्या होता है, सामने की ओर। हम लोग जैसे फाइल पढ़े, फाइल में भी हम क्या कर रहे थे, मतलब जो सबसे पहले दिख रहा है। अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो जिस चीज के थ्रू वर्किंग कर रहे हैं, जैसे हैमर में हम क्या कर रहे थे, जो जो पोर्शन हमें पीटने के लिए, जैसे हैमर का मेन पोर्शन क्या था का, ये आपके हैमर्स हो गए। तो जो भाग टच करने के लिए काम आ रहा है, टिपिंग का काम कर रहा है, तो इस भाग को हम फेस कहते हैं और पीछे वाले पोर्शन को पिच कहा था। तो क्या होता है कि जो पोर्शन फेसिंग का काम कर रहा है, मतलब पीटने के लिए एकदम हेड टू हेड, फेस टू फेस, मतलब ये है कि लड़ाई करने के लिए या कटिंग, मतलब वर्किंग में जो भी प्रोसेस है, जो भी पोर्शन आपका वर्किंग के लिए यूज किया जाएगा उसे फेस कहोगे। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो हम वर्किंग के लिए यूज करते हैं वो इस पोर्शन को यूज करते हैं, ये इतना और कुछ यहाँ तक का। तो जो पोर्शन हमारा वर्किंग है, यूजेबल है, देखो विदाउट यूजेबल ये हो गया क्योंकि इस साइड मोटर है, तो यहाँ तो हम अब अपनी टोटल प्रोसेस नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि जो पोर्शन यूजेबल होता है ना, उस साइड एब्रेसिव मटेरियल की क्वालिटी अच्छी रखी जाती है और उसकी एब्रेसिवनेस अच्छी रखी जाती है, ताकि जो पार्टिकल्स है वो मैक्सिमम
फिनिशिंग के साथ में मटेरियल रिमूव कर सके, क्योंकि देखो ये जो आपका ग्राइंडिंग व्हील होता है ये मटेरियल रिमूव करने का ही काम करता है। तो ये कटिंग टूल, ग्राइंडिंग फिनिश सरफेसिंग टूल है, बट मटेरियल रिमूव करता है। विदाउट मटेरियल रिमूव आप सरफेसिंग नहीं कर सकते, पॉलिशिंग थोड़ी कर रहे हैं कि आपको बिना मटेरियल रिमूव करे मटेरियल ऐड कर रहे हैं। और जो आपका वेल्डिंग है या रिवेटिंग प्रोसेस है, यानी वेल्डिंग जो प्रोसेस है, ये मटेरियल एडिटिंग प्रोसेस है। मतलब जहां पर एक दो चीजें मिलके एक बन रही है, एक साथ जुड़ रही है, तो वो हो गया मटेरियल एडिंग प्रोसेस या एडिटिव प्रोसेस। और जिसमें हम मटेरियल को कम करते हैं या किसी एक पार्ट के दो तीन अलग अलग भागों में विभक्त कर रहे हैं, तो इसे आप मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस कहेंगे। वेल्डिंग आपके मटेरियल एडिटिंग है, और कटिंग जो है वेल्ड कटिंग या गैस कटिंग, ये आपकी मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस है, क्योंकि उसके थ्रू मटेरियल रिमूव होता है ना कि ऐड होता है। तो वो चीज आ गया। अब हम लोग पढ़ रहे थे ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग का आपका जो फेस वाला पोर्शन है, हमें क्या हो रहा है देखो, व्हील की जब लोडिंग करेंगे तो हम सबसे पहले फेस पर ध्यान देंगे कि हमारे व्हील का फेस क्या है, ना कि उल्टा हम ग्राइंडिंग व्हील लगा दिए। तो क्या होगा देखो, इस साइड एब्रेसिव पार्टिकल्स कम होते हैं, इस साइड एब्रेसिव पार्टिकल्स की क्वालिटी भी कम रखी जाती है। और जो आप हैंड ग्राइंडिंग व्हील है, हैंड ग्राइंडिंग व्हील में इस साइड मेटल प्लेट होती है। क्यों? क्योंकि इधर थिकनेस, हैंड ग्राइंडिंग व्हील की थिकनेस कम रखी जाती है। थिकनेस कम है तो उसे आप देखो, कोई भी चीज अगर पतली है तो पतली चीज की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसको एक कंकाल दिया जाता है, एक ढांचा दिया जाता है। तो उस हैंड ग्राइंडिंग व्हील के लिए ढांचे के रूप में मेटल प्लेट्स दी जाती है, मेटल के ऑक्साइड या मेटल की प्लेट दी जाती है, ताकि वो क्या काम करता है, एक मजबूत ढांचा प्रोवाइड करता है। और उस ढांचे के थ्रू आपको ज्वाइनिंग देता है। अब उस ढांचे के थ्रू आपको स्टेबिलिटी देता है। तो हम लोग यहाँ पर वो चीज देखेंगे कि लोडिंग हम क्यों करते हैं। तो लोडिंग वाला पोर्शन आ गया। फिर आया मैटर लोडिंग करने का मुख्य कारण क्या है, हम लोडिंग क्यों चेक करते हैं। तो लोडिंग चेक कर रहे हैं मतलब ये एक और चीज होता है लोडिंग चेक करने का, कि जो आपका ग्राइंडिंग व्हील है, इस ग्राइंडिंग व्हील में हर एक पॉइंट पर लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। मतलब जब आप शाफ्ट पे इस व्हील को माउंट करेंगे तो एक बार घुमा के देखेंगे, एक बार रिवॉल्विंग मोशन करके देखेंगे। इस रिवॉल्विंग मोशन से क्या होगा, ये चेक होगा। अगर देखो किसी एक पोर्शन पर भी अगर लोड ज्यादा है तो क्या होगा, ये ग्राइंडिंग व्हील जाएगा और उस जगह पे जाके रुकने लगेगा, और फिर मूवमेंट ऐसी ऐसी पेंडुलम वाली, मतलब घड़ी का जो पेंडुलम घूमता है उस टाइप की मूवमेंट लेने लगेगा। तो उस मूवमेंट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसकी लोडिंग चेक करते हैं कि बेस लोड इसका है किस साइड। और व्हील का बेस लोड जिस भी साइड आ जाता है, व्हील का बेस लोड जहां आ जाता है तो उसे हल्का सा फिर व्हील की ट्रूइंग की जाती है। ट्रूइंग करना मतलब वहां से कुछ मात्रा में मटेरियल रिमूव करना और उस सरफेस को क्लीन करना। तो इससे क्या होता है, व्हील की ट्रूइंग करना मतलब व्हील का लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या होता है, अब देखो आप सारी प्रोसेस तो कास्टिंग के थ्रू करते हैं। अब व्हील की जब कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग मतलब ढलाई, तो ढलाई में और उसके बाद हम प्रेशराइज करते हैं। तो इस प्रेशराइज होने के बाद क्या होता है, हाँ, सारी चीजें जो होती हैं, मतलब आपके जितने भी मटेरियल पार्ट्स हैं, इस मटेरियल पार्ट्स यहाँ 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 हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो पाता। पर जब हम प्रेशर देते हैं, अब प्रेशर दे रहे हैं मतलब यहाँ से भी प्रेशर, हर तरफ से प्रेशर, जब व्हील की कास्टिंग पर, मतलब जो डमी व्हील रहता है उस साचे पर प्रेशराइज किया जाता है। साचे के थ्रू अंदर जितना भी मटेरियल हम डाले हैं उसको आप प्रेशराइज करते हैं, तो हर एक पार्टिकल एक दूसरे के और करीब आ जाता है, उससे बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है और मजबूत हो जाती है। दूसरा काम ये होता है, जब सारा मटेरियल एक दूसरे के करीब आ जाता है तो बीच में एयर बबल नहीं बनता। पर कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने किसी एक पॉइंट से थोड़ा ज्यादा प्रेशर दे दिए तो क्या होता है, वहां के कुछ जो पार्टिकल्स हैं
वो बहुत हाई स्ट्रेंथ के साथ में एक दूसरे में माउंट होने लगते हैं और एक जगह बहुत सघन अवस्था में, मतलब घनी अवस्था में ज्वाइंट हो जाते हैं। अब इस घनी अवस्था में ज्वाइंट होने के कारण क्या होता है, व्हील आपका व्हील में इस एक पॉइंट पर लोड बढ़ जाता है। देखो यहाँ पर अगर घनी अवस्था में ज्वाइन हो गया व्हील में सारे मॉलिक्यूल, सारे पार्टिकल्स, तो क्या होगा, वहां पर उस छोटे पॉइंट पर, उस छोटे एरिया पर लोड ज्यादा हो जाएगा, इस छोटे एरिया पर। अब इस छोटे एरिया का लोड कम करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हील की लोडिंग चेक करेंगे। व्हील की लोडिंग चेक कर रहे हैं मतलब व्हील को एक शाफ्ट में माउंट किए और फिर घुमा दिए। तो क्या होगा कि अगर लोडिंग सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो व्हील आसानी से घूमेगा और ये वाला मूवमेंट नहीं करेगा, मतलब इधर और इधर पेंडुलम गति नहीं करेगा। तो पेंडुलम गति से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हील की ट्रूइंग चेक करते हैं। अब व्हील की पेंडुलम गति से बचना है तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो, इस व्हील की हम जब गति चेक किए तो व्हील राउंड लिया, फर्स्ट राउंड तो ले लिया, सेकंड राउंड में लोड हमारा जो यहां पर था, अब वो लोड यहां से हटकर इस जगह पे आ जाएगा, सॉरी, यहां पर जमा होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको गति दे दी है और गति देने के बाद क्या था कि सारी चीजें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होने के कारण लोड नीचे की ओर आएगा। अब नीचे की ओर क्यों आया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर ज्यादा काम करेगा, और एम जी, मास इनटू ग्रेविटी, तो एम जी वाला जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बहुत ज्यादा काम करता है। तो इसे चेक करने के लिए ये जो हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है यहाँ पर जो जमा हो गया एक्स्ट्रा, तो इसे कम करने के लिए व्हील की लोडिंग की जाती है। और लोडिंग करना है तो हमें ट्रूइंग प्रोसेस करना पड़ता है। ट्रूइंग मतलब उस सरफेस को हमें धीरे धीरे साफ करना, वहां जो एक्स्ट्रा लोड है उसे आप धीरे धीरे कम करना। तो धीरे धीरे कम करने के लिए आप क्या करेंगे, व्हील की ट्रूइंग प्रोसेस और व्हील से मटेरियल हल्का हल्का रिमूव करते हैं। बहुत माइनर केसेस में, मतलब एकदम ज्यादा लोड नहीं होता, व्हील को बहुत माइनर मटेरियल रिमूव करना पड़ता है ताकि व्हील की लोडिंग क्लियर हो जाए। उसके बाद चेक करते हैं, फिर से लोड किए, फिक्सिंग किए, और फिक्सिंग करने के बाद में फिर से उसकी ट्रूइंग करके कंप्लीटली यूजेबल बना दिया जाता है। तो ये चीज आपका आ गया व्हील की लोडिंग। सरफेस मिट जा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है व्हील की ड्रेसिंग। अब देखो, व्हील की लोडिंग चेक की, मतलब उसका सिर्फ लोड चेक किए कि किस साइड क्या है, कहाँ। अब लोडिंग होती क्यों है, लोडिंग होने के पीछे कारण क्या है। व्हील अगर अधिक हार्ड है या अधिक गति से चलता है, व्हील की लोडेड, व्हील एक पोर्शन पर लोडेड होना, एक पोर्शन पर लोड अगर ज्यादा है तो वहां पर पार्टिकल ज्यादा है, तो उसको कम करने का प्रोसेस किए। इसके बाद हमने क्या किए थे कि धातु अगर अधिक कठोर है तो क्या होगा कि जॉब की गति धीमी करना पड़ता, मतलब किस टाइम पर लोडिंग क्लियर होती है, मैक्सिमम हो जाती है। क्या होता है, जब आप बहुत नर्म धातु है, एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, तो आपको कम गति में यूज करना है, पहले ही बोला था मैं। और आयरन के ऑक्साइड, आयरन के मटेरियल्स के साथ में अगर आपको ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब मटेरियल रिमूव करना रहता है। तो यानी बहुत ज्यादा मटेरियल रिमूव करना है, बहुत ज्यादा स्पीड से करना पड़ता है, क्योंकि आयरन हार्ड होता है और एल्यूमिनियम सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए आप लो स्पीड में भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आयरन के लिए आपको हार्ड हाई स्पीड से चलना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो बॉन्डिंग एबिलिटी होती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, यानी मतलब एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको सारे कंप्लीटली देखना पड़ता है। अब यहाँ पर आया ड्रेसिंग, व्हील की ड्रेसिंग करना। व्हील की ड्रेसिंग करने के लिए क्या होता है, एक ड्रेसिंग टूल होता है। अब इस ड्रेसिंग टूल में क्या होता है, नुकीला, मतलब यहाँ पर जो आपको ड्रेसिंग टूल दिखाया गया है सिर्फ एक पॉइंट दिखाया गया है। एक्चुअली जब व्हील की ड्रेसिंग की जाती है ना, तो व्हील की ड्रेसिंग के लिए इस टाइप का एक टूल यूज किया जाता है। बहुत सारी नोक होती है उसमें, इस टाइप का, मतलब लंबा सा एक टूल होता है। मतलब हर एक पोर्शन पर, हर एक जो कोने हैं, इन कोनों के
एंगल्स अलग अलग होते हैं और इन कोनों की मोटाई और गहराई अलग अलग होती है। तो क्या होता है, इस टूल का यूज, इस टूल को आप माउंट करते हैं, इस टूल की जो माउंटिंग है वो इसी टाइप से दिखाया जो आपके ग्राइंडिंग मशीन पर माउंटेड दिखा रहा है। तो ग्राइंडिंग ब्लॉक में टूल को माउंट कर दिया जाता है, एक छोटा सा टूल होता है, और इस टूल का जो मटेरियल होता है ड्रेसिंग के लिए नॉर्मली हार्ड मटेरियल का बनाया जाता है, और कभी कभी अगर हमें बहुत रेयर केसेस में करना है तो ड्रेसिंग मटेरियल के रूप में हीरा, हीरे के पार्टिकल्स का उपयोग किया जाता है। मतलब जो मैं ड्रेसिंग मटेरियल, जो ड्रेसिंग टूल बनाया था, इस टूल की जो एजेस होती है, इन एजेस पर, इन कोनों पर हीरे की हल्की सी टिप दे दी जाती है। तो उस टिप के कारण क्या होता है, हीरा एक कठोर धातु है यानी अधातु है, कार्बन का अपर रूप है हीरा। तो क्या होता है कि वो कठोर होने के कारण वो ड्रेस, अब ये एक सवाल आएगा कि व्हील की ड्रेसिंग कब करना पड़ता है। तो व्हील की ड्रेसिंग तब करना पड़ता है जब आप व्हील यूज कर लिए, व्हील को बहुत ज्यादा यूज कर लिए, तो सारी की सारी जो डस्ट है उसके एब्रेसिव यानी मटेरियल्स के बीच में अगर फंस गई, तो उसे क्या करता है, हमें अब क्लियर करना है। तो उस मटेरियल को, एब्रेसिव मटेरियल को अगर हमें क्लियर करना है, तो क्लियरिंग प्रोसेस के लिए, क्लियरिंग करने के लिए हम व्हील की ड्रेसिंग करते हैं। और ड्रेसिंग करने का काम है कि या तो आप स्पीड हाई, हाई प्रेशर मतलब एयर प्रेशर के थ्रू भी आप ड्रेसिंग कर सकते हैं। पर क्या होता है, इसमें इतने महीन रूप में मेटल पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं। क्या होता है, व्हील जो आपका बना हुआ है, तो इस व्हील के अंदर, इस व्हील के अंदर बहुत सारे डॉट्स बने हुए होते हैं। मतलब देखो क्या है, एब्रेसिव पार्ट्स हैं, तो यहाँ एक एब्रेसिव मटेरियल जुड़ा है, ये दूसरा जुड़ा है, समझ लो ये तीसरा जुड़ा है, बीच में हल्का सा गैप बन गया। उस गैप में मेटल के पार्ट्स, क्योंकि हमने यूज किए मटेरियल, मतलब ग्राइंडिंग व्हील को यूज किए, तो व्हील को यूज करने के कारण क्या होता है कि एक पार्ट, कुछ तो मेटल के पार्ट व्हील के सरफेस पर लेयर बनाने लगते हैं, और जितना गैप्स होते हैं उनको फुलफिल करने लगते हैं। तो क्या होता है, व्हील चिकना होने लगता है। तो उसकी व्हील, और व्हील अगर चिकना हो गया तो आपका यूज नहीं है। जैसे आपकी फाइल्स है, फाइल के जब दांते घिस जाते हैं तो क्या होता है, फाइल चिकनी हो जाती है, उसके बाद आप लोग भी बोलते हैं नहीं सर इससे मटेरियल अच्छे से रिमूव नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी वही चीज है। अब उसके, देखो व्हील आपका एकदम स्मूथ चिकना होने लगा, तो उसकी चिकनापन को कम करने के लिए, और उसकी जो एजेस है, कटिंग एजेस, क्योंकि एब्रेसिव पार्टिकल्स है, जो एब्रेसिव पार्टिकल की छोटी छोटी कटिंग एजेस होती है जो चिप्स के फॉर्म में मेटल को रिमूव करती है, और एकदम बहुत छोटी छोटी चिप्स के फॉर्म में मेटल को रिमूव करती है। तो इन सब चीजों के लिए क्या करते हैं कि इस एब्रेसिव पार्ट के लिए क्लियरिंग करना है। अब हमने क्लियरिंग की, क्लियरिंग करने के लिए हम ड्रेसिंग टूल का यूज किया। अब ड्रेसिंग टूल कभी कभी हमें क्या होता है, बहुत हार्डली क्लियर करना पड़ता है। तो इस हार्डली क्लियरिंग प्रोसेस के लिए हमें हार्ड एब्रेसिव मटेरियल्स का उपयोग करना पड़ता है। मतलब हार्ड एब्रेसिव मटेरियल क्लियरिंग के लिए, अब टूल्स की जो एजेस हैं, टूल के जो किनारे हैं, इन किनारों पर हमें सफाई देने के लिए और गहराई तक, मतलब पीटने के लिए, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, घर में गांव से सब लोग रिलेटेड हो, सील बट्टा देखे होगे आपने, जिस पर मसाला पहले के लोग पीसते थे, आजकल तो सब मिक्सी में पीसते। तो उसमें क्या करते थे, वो जैसे ही अगर वो चिकना होने लगता था तो उसको एक छेनी हथौड़ी लेके उसे सरफेस को टिक 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 करके पीटा जाता था। तो उसे नॉर्मली गांव की भाषा में टाचना बोलते थे। अब हर जगह अलग अलग बोलते हैं, जैसे सील को टाचना बोलते थे। तो क्या हो रहा है, वो चीज इसीलिए दी जाती है ताकि हम सरफेस को खुरदुरी करें। चिकनी सतह पे घर्षण कम होगा, और घर्षण कम होगा तो उसकी क्वालिटी कम होगी। जैसे स्मूथ फाइल से कम मटेरियल रिमूव होता है, और रफ फाइल से बहुत ज्यादा मटेरियल रिमूव होता है, या बस्टर्ड फाइल से भी ज्यादा मटेरियल रिमूव होता है। 5 टाइप की फाइल्स के बारे में भी पढ़े हो, स्मूथ, सुपर स्मूथ, रफ, बस्टर्ड, और एक थी आपकी फाइल ट्रायंगुलर कटिंग एज, इस टाइप का कुछ था उसमें। तो अरे हाँ, इसके बाद व्हील की आप क्लियरिंग कर लेते हैं, सरफेस
को उसके जो कटिंग एजेस है उनको शार्प बनाने के प्रोसेस को व्हील की ड्रेसिंग कहते हैं। अब व्हील ड्रेसर्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्या होता है व्हील के, अगर यहाँ पर जैसे हमें फर्स्ट मतलब डिफरेंट टाइप्स के ड्रेसर। अब व्हील ड्रेसर का मतलब है कि व्हील की जो सरफेस को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए और कटिंग एजेस को शार्प बनाने के लिए जिन भी टूल्स का उपयोग किया जाता है उन टूल्स को हम व्हील ड्रेसर कहते हैं। तो ये आपके व्हील ड्रेसर में क्या आ गया, देखो फर्स्ट है हंटिंगटन हंटिंगटन स्टार। अब हंटिंगटन स्टार का मतलब ये है, फर्स्ट वाला जो डायग्राम दिख रहा होगा आपको, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको स्टार शेप में मतलब एक सर्कुलर शेप की प्लेट्स दिख रही है। एक सर्कुलर प्लेट, इस सॉरी इस सर्कुलर प्लेट में हर एक जो आपकी लाइंस दिख रही, इन लाइन पर एक एक एजेस बनी होती है, मतलब कटिंग एजेस, शार्पिंग एजेस बनी होती है। तो वो क्या होता है, इसे आप व्हील पर आसानी से रोल किया जाता है, इसमें रोलिंग मूवमेंट है। तो व्हील की सरफेस पर आसानी से जैसे ही रोल किया जाता है तो व्हील के जिन जिन सरफेस पर इनकी कटिंग एज, व्हील के जिस सरफेस पर इस टूल की जो हंटिंगटन स्टार ड्रेसर जो है, इसकी हर एक मतलब इसका जो रोटेटिंग सरफेस है, इसका जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, 2πr परिधि, इस टूल की जो रिवॉल्विंग मतलब सर्कुलर परिधि जो है, टूल की परिधि की बात कर रहा हूँ, व्हील की परिधि अलग है। टूल की परिधि को व्हील की परिधि पर रोटेट किया जाता है। तो टूल के जितने भी कटिंग एजेस है, व्हील की जिस पोर्शन पर भी, जिस भाग के भी कांटेक्ट में आता है, उस भाग में फंसी हुई धूल के कण, डस्ट, मेटल डस्ट, इन सब चीजों को रिमूव करने का काम करता है। तो इसे बार बार व्हील पर घुमाया जाता है। व्हील को मतलब आपके जो ग्राइंडिंग मशीन है उसको ऑन कर दिया जाता है, और उसके बाद इस व्हील को कांटेक्ट में कर दिए और धीरे धीरे उसकी सारी सरफेस पर मूवमेंट देते रहे। तो जो ग्राइंडिंग व्हील है ये अपनी गति से, मतलब आपका 2000 से 2800 आरपीएम सरफेस पर, ये जो टूल है आपका हंटिंगटन स्टार ड्रेसर, तो हंटिंगटन स्टार ड्रेसर इस सरफेस पर कांटेक्ट होने के कारण और इसकी सारे जो एजेस हैं उसमें कटिंग एजेस होने के कारण व्हील की हर एक एब्रेसिव पार्टिकल की एजेस को शार्प बनाने का काम करता है, और जो मटेरियल बीच में बचा हुआ है उसको आसानी से रिमूव कर देता है। सेकंड जो आपका है रोज ड्रेसर। देखो रोज ड्रेसर जो फॉर्म में, जो डायग्राम अब मैं जो बना के दिखाया था आपको, रोज ड्रेसर जो होता है, रोज ड्रेसर मतलब ये एक इस टाइप का ड्रेसिंग टूल है और एजेस बनी हुई होती है उसमें, थोड़ा लंबा होता है, सॉरी ये इतना गंदा नहीं होता। जो आपका कटिंग टूल मतलब ड्रेसिंग टूल रहेगा, ड्रेसिंग टूल इस टाइप से रहेगा, जिस टाइप की आपकी फ्लेम निकलती है। जैसे आप लोग आग के लिए जो डायग्राम बनाते हैं ना, कि हमें किसी जगह पर अगर आग जलती हुई दिखाना है तो उस जगह के लिए जो हम डायग्राम बनाते हैं तो इसी टाइप से हल्का सा बनाते हैं। तो इन हर एक एजेस पर, इसमें जो हर एक कोने हैं, इन कोनों की कटिंग एजेस लगी हुई होती है, और ये इतनी शार्प होती है कि अगर किसी इंसान के गाल पे अगर ये खींच के दे दिया जाए तो चमड़ी उधेड़ दे, क्योंकि इसकी हर एक जो नुकीले भाग है उन पे हार्ड मटेरियल्स लगा होता है। और कभी हमें अगर हाई स्ट्रेंथ चाहिए तो जो हाई कास्ट के मतलब बहुत महंगे वाले जो ड्रेसिंग टूल आते हैं रोज ड्रेसर, उनमें आप डायमंड के कुछ पार्टिकल्स लगे हुए भी देखेंगे। अब डायमंड के पार्टिकल का नॉर्मली यूज कहाँ किया जाता है, कांच की कटिंग में। तो डायमंड के पार्टिकल लगे होने के कारण बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, तो इसीलिए डायमंड के पार्टिकल्स वाला नॉर्मली यूज में नहीं लाया जाता और हार्ड मेटल वाला यूज में लाया जाता है। हार्ड एब्रेसिव जो एजेस है उनको यूज में लाया जाता है। तो ये जो टूल है इसे बार बार सरफेस पर ठोका जाता है, मतलब पीटा जाता है। तो इसकी
मतलब देखो क्या हो रहा है, जो आपका ये ग्राइंडिंग व्हील हो गया, अब इस व्हील पर बार बार मूवमेंट दी जाएगी, मतलब रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट दी जाती है कि एक बार ठोके, व्हील घूम रहा है, फिर ठोकते गए, तो ये चीज आ जाएगा। जैसे बार बार मतलब आपको ये इस टाइप से ठोका जाएगा। तो हर एक सरफेस पर व्हील चालू है और हर एक सरफेस पर पिटाई। व्हील की जो कटिंग एजेस, व्हील जो ग्राइंडिंग एजेस और एब्रेसिव मटेरियल है, उनकी हर एक पोर्शन पर आपकी कटिंग आने लगेगी। तो इन सब चीजों के लिए मतलब मेन पर्पस है कि जब भी आप ड्रेसर्स का यूज कर रहे हैं, तो ये समझ लो कि अगर आप ड्रेसर का यूज कर रहे हैं मतलब क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। अब हम लोग आए, रोज ड्रेसर हो गया, फिर आ गया डायमंड ड्रेसर। देखो डायमंड ड्रेसर में क्या होता है, एक डायमंड की टिप लगी होती है सिंगल, जैसे यहाँ पर जो टिप यूज की गई है, डायमंड ड्रेसर का मेन यूज इस टाइप से किया जाता है। अब डायमंड ड्रेसर को भी हम चालू ग्राइंडिंग पर काम नहीं कर सकते। ग्राइंडिंग मशीन पर हम सिर्फ हंटिंगटन स्टार जो ड्रेसर है आपका, देखो आप लोगों के हंटिंगटन स्टार ड्रेसर, रोज ड्रेसर और डायमंड ड्रेसर। तो डायमंड ड्रेसर में क्या हो रहा है कि ड्रेसिंग टिप सिर्फ एक, डायमंड की कॉस्ट मैं पहले ही बताया था कि डायमंड की कॉस्ट बहुत महंगी होती है, इसीलिए हम डायमंड ड्रेसर का यूज बहुत रेयर मात्रा में, बहुत मुश्किल से करते हैं, ताकि आप लोगों को आसानी से मतलब कम कॉस्ट में व्हील की ड्रेसिंग, व्हील की क्लियरिंग। ड्रेसिंग का मतलब ये है कि क्लियरिंग करना, सरफेसिंग करना, मतलब उसकी सतह को, उसके चेहरे को सुधारना। क्योंकि व्हील की जो ड्रेसिंग हो रही है, जैसे आप लोग हेयर सैलून में जाते हैं बाल कटवाने, तो वहां पर भी वो लोग क्या लिखते हैं, हेयर ड्रेसर, मतलब हम बाल काट के आपके चेहरे का लुकअप बदलेंगे, वो लोग यही कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ जो व्हील के ड्रेसर है, व्हील के ड्रेसर का मतलब ही है कि हम व्हील के ऊपर की जो गंदगी है उसको क्लीन करके व्हील का लुकअप बदलेंगे, मतलब व्हील को और यूजेबल और अट्रैक्टिव और हाई स्ट्रेंथ के साथ में उसको मार्केट में प्रोवाइड कराएंगे। जैसे टायर्स के बारे में देखे होंगे, क्या होता है, हम लोग बाइक्स के टायर अगर खराब हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उन टायर्स को रिमोल्ड करवाते हैं। रिमोल्ड करवाने का मतलब ये कि अब उन टायर्स की फिर से एक बार ड्रेसिंग की है, रीयूज करने के लिए। तो वही चीज यूज करेंगे तो उनकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे तो कम होने ही लगेगी, क्योंकि यार सरफेस तो घिसी है ना, कुछ तो लेयर्स गायब हुई ही है। तो ये चीज आ जाता है आपका। अरे यार। हम्म। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। व्हील की ड्रेसिंग की है तो तीन ड्रेसिंग टूल्स के बारे में आपने देखे, डायमंड, रोज और हंटिंग हंटिंगटन। हंटिंगटन हंटिंगटन मतलब हंटर, हंट करना। तो अब अगर आप लोग हंटर यूज करेंगे, जैसे ये एक जो डायग्राम है, ये एक और स्पेशल टूल, ये भी हंटिंगटन टूल का ही डायग्राम है। तो इस व्हील को और आप अच्छे से देख सकते हैं, इसमें आपको हर एक जगह कटिंग एजेस दिखेगी। देखो यहाँ कटिंग एज, फिर ये छोटी छोटी कटिंग एजेस, और उनमें पॉइंट्स बने हुए। तो ये क्या कम करता है, जितने भी पॉइंट्स बने, टिप्स बनी हुई है, मतलब एजेस जो बनी है, ये उस ग्राइंडिंग व्हील को क्लियर करने का काम करती है। और डायमंड टूल के थ्रू आप जब वर्किंग करते हैं तो डायमंड टूल्स को मूवमेंट बहुत जल्दी दे डायमंड टूल को मूवमेंट दे रहे। अब ये देखो, ये सारी प्रोसेस मैं आप लोगों को बता भी चुका, तो इसी को बार बार अगर रिपीट करें तो वो भी सही नहीं होगा। ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम लोग आते हैं ग्राइंडिंग विधि।
अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़े, ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील बनता कैसे है, और कौन कौन सी ग्राइंडिंग मशीन है, और ग्राइंडिंग व्हील को साफ करने के लिए मतलब उसकी ड्रेसिंग टूल्स। तो ये वाला जो टूल है, जो आपको रेड डॉट पर जो टूल दिख रहा है, ये है हंटिंगटन। हाँ, हंटिंगटन। हंटिंगटन को याद रखोगे, हंटर। हंटर कर रहे हैं मतलब हंटिंग कर रहे हैं, मतलब मारना। उस देखो, हंट करना का मतलब ही होता है पीटना या मारना। तो आप हंटिंगटन टूल को समझ सकते हैं कि हंटिंग कर रहे हैं उस चीज को, मतलब उसकी सरफेस को आप मार रहे हैं, उस सरफेस को दबा रहे हैं। तो अब देखो, ग्राइंडिंग प्रोसेस के बारे में अगर आप लोग जा रहे हैं कि ग्राइंडिंग विधि का परिचय, अब ग्राइंडिंग विधि में क्या हो रहा है कि ग्राइंडिंग अब अगर आपको प्रोसेस करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मशीन चेक करते हैं, मशीन चालू है या बंद है। यहाँ पर अब कौन सी प्रोसेस दी है उस पे जाएंगे बाद में। मैं बेस पे जा रहा है कि आप लोग सर सबसे पहले क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि आपकी मशीन सही है या नहीं। उसके बाद देखेंगे आप कि आपको किस जगह पर ग्राइंडिंग करना है। अगर आपको जिस सरफेस पर, जिस टूल पर या जिस वर्क पीस पर ग्राइंडिंग करना है, अगर उसको आप आसानी से वन हैंड यानी सिंगल हैंड उसको उठा नहीं सकते, तो आप वहां पर बेंच ग्राइंडिंग का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बेंच ग्राइंडिंग में तभी यूज कर सकते हैं जब आप उसको आसानी से उठा सकते हो उस वर्क पीस को, क्योंकि आपकी बेंच ग्राइंडिंग है फिक्स होती है, मशीन ग्राइंडिंग जो है वो भी फिक्स होती है। अब जब आपका ग्राइंडिंग बहुत मतलब भारी पोर्शन में कर रहे हैं, तो वहां पर आप ग्राइंडिंग व्हील कौन सा यूज करेंगे, ग्राइंडिंग मशीन, या तो पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन या फिर हैंड ग्राइंडिंग मशीन। तो अगर आपको बहुत छोटे काम करना है तो उस टाइम पे आप हैंड ग्राइंडिंग मशीन यूज करेंगे, छोटे काम और लो स्पीड पे। पर अगर आपको हाई स्पीड पे, बहुत मैक्सिमम स्पीड पे और भारी काम करना है, भारी मशीन पर भारी काम करना है, तो उस टाइम के लिए आप क्या करेंगे, पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि आप पहले, सबसे पहले तो आप क्या जाने, वर्क पीस के बारे में जाने कि आपका वर्क पीस क्या है। दूसरी चीज, जब आप ग्राइंडिंग देखो मेथड्स, आप मैं वो भी पढ़ा सकता था कि मेथड, चलो ये यहाँ लिखी है यही मेथड बता दो, पर यार मेथड चूज करने के पहले भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। मान लो आपको अगर ग्राइंडिंग व्हील मिल गया, मतलब ग्राइंडिंग मशीन दे दी आपको 2800 आरपीएम की, और मशीन आपके पास 2800 आरपीएम वाली ही है, और आपको एल्यूमिनियम की ग्राइंडिंग करने बोल दिया, एल्यूमिनियम की प्लेट्स की ग्राइंडिंग करना है, उसकी सरफेस की, उसके एजेस की ग्राइंडिंग करना है। तो वहां पर तो आप 2800 आरपीएम वाली मशीन को हाई स्पीड पर यूज नहीं कर सकते ना। तो ये चीज होगा कि पहले आपको उन सब चीजों को समझना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। फिर आप ग्राइंडिंग व्हील का इंस्पेक्शन करेंगे कि सच में ये व्हील पहले से ही बहुत ज्यादा दिनों से रखा हुआ है, तो इसमें डस्ट पार्टिकल ज्यादा तो नहीं हो गए, इसे ड्रेसिंग करने की जरूरत तो नहीं है। तो अगर ड्रेसिंग करने की जरूरत है तो उस टाइम पे ये देखना पड़ेगा कि हाँ, हम पहले ड्रेस करें, व्हील को क्लियर करें। तो ये सारी चीजें आपकी सावधानियों में भी आ जाएगी, उपयोग में भी आ जाएगा, और उपयोग करने की पहले की प्रोसेस में भी आ जाएगी। अब उपयोग करने की विधियों पे आते हैं कि बेसिकली आपको कौन कौन सी, मतलब किस टाइप से उपयोग करना है, किस टाइप से विधि। अरे यार, ये बहुत जल्दी हट जाता है। फिर चीजों पे आए जैसे हम, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ग्राइंडिंग क्या है, एक धातु। ग्राइंडिंग के बारे में सबसे पहले ही बोल चुका हूँ कि मेटल रिमूविंग प्रोसेस है। जिस प्रोसेस में आपका मटेरियल ऐड हो रहा है वो मेटल एडिटिंग प्रोसेस होती है, मतलब जिसमें दो चीजों को जोड़ा जा रहा है, और जिसमें एक से भी अगर हटाया जा रहा है या दो अलग अलग भाग किए जा रहे हैं तो मेटल रिमूविंग प्रोसेस है। अब उसमें कटिंग, कटिंग इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये धातु को काट रही है यार। किसी भी तरीके से आप मेटल को रिमूव करो, वो सारी प्रोसेस आपकी मेटल रिमूविंग या धातु की कटिंग प्रोसेस ही कहलाएगी। तो ये चीज नहीं है कि आज कम कट रही है, ज्यादा कट रही है, वो चीज डिपेंड नहीं करे। बस ये रहता है कि जब ग्राइंडिंग करते हैं तो इसमें 0.25 mm से 0.5 mm, मतलब 1 mm के चौथाई भाग और 1 mm का
यानी आधे एमएम तक का, मतलब चौथाई भाग यानी एक चौथाई और आधा, मैक्सिमम इतना ही। एक एमएम से भी, मतलब अगर आपका ग्राइंडिंग व्हील एक पूरा राउंड कर रहा है तो उस पूरे राउंड में आपकी कटिंग एज सरफेस की मटेरियल जो रिमूव होगा मैक्सिमम आधा एमएम होगा। आधा एमएम भी नहीं हो पाएगा, एक चौथाई भाग, 1 मिलीमीटर का एक चौथाई भाग ही मैक्सिमम रिमूव कर पाता है। इसके बाद कठोर, देखो कठोर मटेरियल को काटने की यह सबसे सस्ती विधि है। क्या हो रहा है, कठोर मटेरियल है उसकी अगर रिमूविंग करना है तो ये सस्ती इसीलिए क्योंकि देखो ग्राइंडर जो है, ग्राइंडिंग व्हील जो है ये आपका एब्रेसिव पार्ट से बन रहा है, मतलब जो आपकी चूर्ण जो जाता है मटेरियल जो आप जैसे, अब एब्रेसिव पार्ट्स क्या क्या हुए, जो जिस टाइम आपने मेटल की कटिंग करते हो तो उस टाइम पे जो चूर्ण बनता है वो चूर्ण चला गया, सिलिका ऑक्साइड का चूर्ण चला गया, रेत में जो एक चमकीला पदार्थ होता है, मतलब रेत आपके घर जो नदी से आती है उसमें देखे होगे कुछ चमकीली चीज होती है, सिलिका, वो सिलिका ऑक्साइड होता है। तो सिलिका ऑक्साइड के कुछ पार्ट्स मिला दिए जाते हैं और अलग अलग धातुओं के जो चूर्ण निकलते हैं इनको मिलाया जाता है, मतलब सारा वेस्ट मटेरियल को हम बॉन्ड करके ग्राइंडिंग व्हील बना देते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ग्राइंडिंग व्हील की कॉस्ट कम हो गई, वेस्ट मटेरियल रीयूज हो गया, तो इसीलिए ये सस्ता पड़ गया। दूसरी चीज, इसकी कटिंग स्पीड जो होती है, देखो 2800 आरपीएम पर नॉर्मली आपकी ग्राइंडिंग मशीन घूम रही है, आपको एजेस बनाना है, कटिंग करना है, तो जैसे हैंड हैंड ग्राइंडर से भी अगर आपको कटिंग करना है तो उसमें क्या हो रहा है, आपकी कटिंग स्पीड बहुत हाई है। तो हाई कटिंग स्पीड और लो कॉस्ट की ग्राइंडर, मतलब आपकी जो ग्राइंडिंग व्हील है लो कॉस्ट की, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल से मैक्सिमम बनाया जाता है। एब्रेसिव पार्ट क्या है, वेस्ट मटेरियल्स जो चूर्ण जितना भी रहता है उन सब चीजों को मिला के बॉन्ड करके बॉन्डिंग केमिकल के थ्रू और मेटल के साथ में सप्लाई कर दिया जाता है। और वहीं अगर कटिंग के लिए देखा जाए तो जो आपकी हेक्सॉ कटिंग है ये कॉस्टली प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, आपके हेक्सॉ जितने भी हैं, यानी ब्लेड जो है हेक्सा ब्लेड, इनके देखो हेक्सा ब्लेड की कॉस्ट ज्यादा होती है, हेक्सा ब्लेड टोटल मेटल का बनता है और हेक्सा ब्लेड टूटने की भी खतरा ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा टूटने लगती है, एसएस की बनी होती है हेक्सा ब्लेड्स, तो इनमें टूटने की प्रोसेस भी ज्यादा होती है, तो एक बार आपकी हेक्सा ब्लेड टूट गई तो रीयूज नहीं हो सकती। इसमें क्या होता है, आपका ये व्हील मतलब टूट गया, इसको बाद में फिर से कंपनी वाले वेस्ट मटेरियल के रूप में खरीद लेते हैं, उसको फिर चूर्ण करते हैं, चूर्ण करके फिर से केमिकल बॉन्डिंग करके रीयूज में ला लिया जाता है। तो मैक्सिमम रीयूजेबल प्रोसेस है, इसीलिए इसकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है और इसीलिए इसे सस्ता कहा जाता है। तो दूसरी चीज ये भी है कि ये हाई स्पीड पर चलती है, मटेरियल रिमूव करती है, बहुत ज्यादा मात्रा में मटेरियल रिमूव करती है, तो इस ज्यादा मात्रा में मटेरियल रिमूव करने के कारण भी ये सस्ता होता है। इसके बाद आगे आपका ग्राइंडिंग में सरफेस दबाव न्यून होता है। देखो ग्राइंडिंग प्रोसेस ऐसी कि आपकी जो मेटल, जिस भी आप टूल का या फिर जिस भी सरफेस पर आप वर्किंग कर रहे हैं उसमें सरफेस पर प्रेशर कम इसीलिए होता है क्योंकि उस एक पॉइंट पर देखो क्या हो रहा है, कटिंग में यहाँ पर एक चीज बना रहा हूं मैं, अगर इसकी आप कटिंग कर रहे हैं तो आप इस पॉइंट में, मतलब आप कटिंग टूल का यूज कर रहे हैं, कटिंग टूल का यूज कर रहे हैं तो क्या होगा कि टोटल जो लोड है इस टूल का, इस टोटल लोड एक ही पॉइंट पर आता है, तो कहाँ गया, राइट, ये पोर्शन,
तो क्या हो रहा है कि जब आपकी ग्राइंडिंग की स्पीड, अब टूल्स के बारे में जो मैं बता रहा था, तो क्या हो रहा था कि ये आपका एक वर्क पीस है, इस पर कटिंग कर रहे हैं, तो कटिंग अगर आप हेक्सा ब्लेड्स के थ्रू करें तो इस सिर्फ एक पॉइंट पर लोड आता है, एक पॉइंट पर लोड आ रहा है, मतलब सरफेस का लोड बढ़ गया। अब इसी की जगह हमने क्या किया, ग्राइंडिंग व्हील के थ्रू अगर सरफेसिंग कर रहे हैं, तो ग्राइंडिंग व्हील क्या काम करता है, व्हील जो है सरफेस को मैक्सिमम एरिया पर, अब देखो कटिंग व्हील हम यहाँ लगाए थे, मतलब कटिंग टूल जो यहाँ लगाए थे, इसका एक पॉइंट पर लोड आ रहा था, पॉइंट लोड ज्यादा था, मतलब सरफेस पर पूरे के पूरे भार का लोड। यहाँ पर क्या हो रहा है, सरफेस पर ज्यादा मात्रा में पॉइंट्स, मतलब देखो यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है लोड का, सॉरी, इस जगह पर, इस जगह पर एक लोड आएगा, इस जगह पर इतना एरिया पर लोड आ रहा है, एरिया बड़ा हो गया, लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो लोड सरफेस लोड कम हो जाता है और मटेरियल रिमूविंग ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ज्यादा सरफेस को कवर करता है। इसमें कटिंग एजेस देखो, इस टूल में कटिंग एज एक ही आती है और इस टूल में कटिंग एजेस हर एक पॉइंट पर कटिंग एजेस है, बहुत सारी कटिंग एजेस होती है, तो इन सब कटिंग एजेस होने के कारण इस पे लोड कम आता है, तो ये चीज डिपेंड हो गई। अब हम लोग जो देख रहे थे कि ग्राइंडिंग क्रियाओं के प्रकार, ग्राइंडिंग हम किस किस टाइप से कर सकते हैं। सिर्फ ग्राइंडिंग हम मतलब सरफेस की बाहर की ही नहीं करते यार, कभी खोखला पोर्शन की अगर ग्राइंडिंग करना है तो हमें उस मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर की ग्राइंडिंग करनी रहती है, तो उस अंदर की ग्राइंडिंग देखो, हमने जब सरफेस की ग्राइंडिंग की, मतलब इस वर्क पीस की अगर आप सरफेस की ही ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो ये आ गई आपकी सरफेसिंग या सरफेस ग्राइंडिंग। सेकेंड है एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल क्या होता है कि हर समय तो आपकी जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं मिलेगी, आपका अगर वर्क पीस हल्का सा कर्व शेप में है या किसी सिलेंड्रिकल भाग में, मतलब खोखला सिलेंडर है उसकी बाहरी कर्व शेप के भाग की अगर ग्राइंडिंग करना है तो उस कर्व ग्राइंडिंग को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल सिलेंडर ग्राइंडिंग। जैसे यहाँ पर इस जगह में, यहाँ पर क्या हो गया, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल पोर्शन है और यहाँ पर फ्लैट है, तो फ्लैट ग्राइंडिंग के लिए और ये पोर्शन की ग्राइंडिंग के लिए सरफेस ग्राइंडिंग, पर इस भाग के कर्व शेप की अगर बाहर से ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल। अगर यही शेप, अगर आपका वर्क पीस इस शेप का हो, मतलब ये आपका वर्क पीस हो गया, तो यहां पर क्या आ गया, आप इंटरनल सिलेंड्रिकल पोर्शन आ गया, मतलब ये इंटरनल सिलेंड्रिकल पोर्शन, इसकी ग्राइंडिंग करना है तो ये इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। अब देखो एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के लिए जो ग्राइंडर व्हील का यूज करेंगे और इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के लिए जो ग्राइंडिंग व्हील का यूज करेंगे ये डिफरेंट होंगे, और मैक्सिमम देखा जाए तो इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के लिए हम पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन जो है, पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन में मैं पहले ही क्या कहा था कि आपकी जो ये हो गया उसका एजेस, और इस टाइप से आपका ग्राइंडिंग व्हील होता है, तो ये ग्राइंडिंग व्हील का अगर डायामीटर बहुत कम कर दिया जाए तो पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन को हम आसानी से उस खोखले भाग के अंदर तक डाल सकते हैं, मतलब हमें इस खोखले भाग की अगर ग्राइंडिंग करें तो उस खोखले भाग के अंदर तक के हम आसानी से पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन को मूवमेंट दे सकते हैं। इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए हम पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन यूज करते हैं। फिर चीजें आ जाती है आपका फॉर्म ग्राइंडिंग। फॉर्म ग्राइंडिंग के बारे में जब आप देखेंगे तो फॉर्म ग्राइंडिंग हो गया, जैसे आप फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़े होंगे, देखो क्या हो रहा है, जैसे ये सरफेस ग्राइंडिंग के लिए आपको अच्छे से डायग्राम दे दिया और मैं भी वही चीज बताया कि आपको सरफेस की करना है। एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल मतलब ये आपका ग्राइंडिंग व्हील था, और सिलेंड्रिकल भाग के मतलब कर्व भाग की बाहरी पोर्शन की अगर ग्राइंडिंग करना है तो ये एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग था। इसके बाद था आपका इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, तो वो कैसे करते वो बताया कि अगर आपका वर्क पीस हाफ कर्व है या पूरा अंदर से खोखला है
तो उस जगह की ग्राइंडिंग करना है तो हम जो ग्राइंडिंग मशीन का यूज करेंगे, पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करेंगे। नॉर्मली ये याद रखो, कोई अगर पूछा भी तो सीधा बोल दी कि सर पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करेंगे बस, क्योंकि आप बेंच ग्राइंडिंग मशीन का यूज नहीं कर सकते। और ना कि आपकी जो सेकंड ग्राइंडिंग मशीन थी उनका उपयोग, क्योंकि उनमें क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील्स जो होते हैं बहुत बड़े साइज के होते हैं, और हम पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन छोटे साइज के ग्राइंडिंग व्हील्स यूज करते हैं, तो उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। अब दूसरा एक और कारण है कि हैंड ग्राइंडिंग का यूज क्यों नहीं करेंगे, तो जो पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन है इसका ग्राइंडिंग व्हील एक्सिस पर होता है, और जो हैंड ग्राइंडिंग मशीन है एक्सिस के लंबवत होता है। तो ये चीज याद रख लोगे तो वो आ जाएगा। फिर आप लोगों का एक टॉपिक है फॉर्म ग्राइंडिंग। ये क्या होता है, यह फॉर्म सतहों का निर्माण कर रहा है। फॉर्म ग्राइंडिंग क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, तो फॉर्म ग्राइंडिंग ये चीज, फॉर्म ग्राइंडिंग मतलब हम जब ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, हमें कई बार जो वर्क पीस होता है अलग अलग शेप में, डिफरेंट डिफरेंट शेप में, मतलब कहीं अलग अलग एजेस में कटेड होता है, क्योंकि हमारे जितने भी वर्क पीस होंगे इन वर्कपीस में हर एक पोर्शन में तो आपको कटिंग एजेस बराबर मिलेगी नहीं, और आपको हर एक वर्कपीस सीधे सीधे नहीं मिलेंगे। तो क्या होता है, इन सीधे वर्कपीस न मिलने, मतलब वर्कपीस के हिसाब से, वर्कपीस की जो डिजाइन है उस हिसाब से जो आप ग्राइंडिंग देंगे उसे आप फॉर्म ग्राइंडिंग कहेंगे। तो नेक्स्ट हम अगले सेशन में स्टार्ट करते हैं। 11:18 हो गया, 11:20 से मेरा सेकंड क्लास रहती है, और श्रेय तुम सिर्फ अकेले ही हो। हाँ तो, और शायद अभी जेबा मैम ले रही है आप लोगों के फर्स्ट ईयर की ईडी, जेबा मैम ले रहे हैं। आज की लिंक अगर आएगी तो मैं शेयर कर दूंगा। मैं तो ये मतलब सेकंड ईयर की मैं क्लास लूंगा अभी। हाँ फर्स्ट ईयर की तो कल ही लूंगा। और जेबा मैम की मैं लिंक अगर आई होगी आप लोगों के लिए तो मैं शेयर कर दूंगा। ओके।